360 आ रहा है, मतलब पूरे मार्क्स, एक भी नंबर नहीं कट रहा। तो क्या उन बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल रोबोट का दिमाग उनका, उनको सब कुछ याद था? 360 नंबर आए हैं, ऐसा पेपर में कुछ भी नहीं था जो नहीं आता था। नहीं, पेपर में ऐसा हो सकता है जो आपको नहीं आता हो, लेकिन ये बाय प्रैक्टिस, बाय कैलकुलेशन बच्चे इस चीज को एस्टिमेट करके रखते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये टेस्ट क्यों होते हैं? ऐसे नहीं होते, हवा के लिए नहीं होते कि बस हवाबाजी मार ली। इन टेस्ट से एस्टिमेट लगाया जाता है कि हम कितने सवालों में रिस्क उठा सकते हैं। मान लो आज आप बायो का टेस्ट देख के आए हो, पूरा ही दिया आपने, पर मैं बायो की बात कर रही हूँ। आपने बायो का टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने देखा कि मेरे इतने इतने जो चीजें हैं वो गलत हो गई। मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर और आंसर की दोनों शेयर कर दूंगी राइट आफ्टर द क्लास, जो कल क्वेश्चन पेपर आया था वो, और आंसर की भी, ताकि आप लोगों के पास आंसर की है तो आप लोग देखो कि मेरे ये सवाल गलत हुए, इतने मैंने अटेम्प्ट किए थे। अब जो मैंने स्किप किए उनमें से अगर मैं इतने और अटेम्प्ट करती तो कितने मेरे ठीक होने के चांसेस थे, कितने गलत होने के चांसेस थे। प्रोबेबिलिटी पे गेम खेली जाती है बच्चा। अब तुम सोचो, मान लो तुमने 4 सवाल हैं, तुम्हें 4 सवाल नहीं आते, तुमने चारों में तुक्का मार दिया, तो तुम्हें 4 सवाल है 50-50 वाले। ऐसे नहीं कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, 50-50 तुम्हें कंफ्यूजन है, और तुमने चारों अटेम्प्ट कर दी, तुम्हें 50% का कंफ्यूजन था, तुम्हें था ए आएगा या बी आएगा। मैम मुझे पता नहीं था, मैं 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज थी, पर मैं करी आई। ऐसे मैं 4 सवाल करके आई। अब सोचो, अगर तुम 4 करके आए, 4 में से मान लो तुम्हारे 3 गलत हो गए और तुम्हारा सिर्फ 1 ठीक हुआ, तो तुम फायदे में रहे कि नुकसान में रहे? एक तो था कि तुम चारों छोड़ के आते, एक है कि तुम 4 कर आए, तुम्हें अच्छे से नहीं आते थे, तुम्हें कंफ्यूजन था ए बी ए सी ऐसे कंफ्यूजन था तुम्हें, लेकिन तुमने चारों कर दिए, तो तुम फायदे में रहे कि नुकसान में रहे? तुम फायदे में रहे। ये कैलकुलेशन है। तुम चारों छोड़ के आते, तुम्हारे 4 चौके 16 नंबर जाते, ठीक है। तुम कितने करिए आए? तुम चारों की चारों करिए आए, 3 तुम्हारे गलत, तो 4 दिए 12 तो तुम्हारे गए, ठीक है। लेकिन एक तुम्हारा सही हो गया तो +4 मिल गए तुम्हें। 12 हमारे गए, प्लस 12 में 3/4 और ऐड कर लो कि भाई जो तुम्हारे नेगेटिव में गए। नेगेटिव हटा के भी तुम्हें 4 नंबर का अभी भी फायदा हो रहा है, तुम्हें कम से कम लगभग 3.5 नंबर का फायदा अभी भी हो रहा है। 4 में से तुम्हारे 3 गलत हो गए, लेकिन यही रिस्क तुमने 10 क्वेश्चन पे उठा लिया और वहां तुम्हारे 9 गलत हो गए, अब तुम नुकसान में चले गए। तो कैलकुलेटेड, इसे बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ये बच्चा एग्जाम में नहीं लिखाता दिमाग कि अच्छा मैं इतने इतने पे मैं अपनी इंटेलिजेंट गैसिंग लगा सकती हूँ, इतने सवाल पे अगर मेरे को ए बी में कंफ्यूजन है तो मैं इतनों पे रिस्क ले सकती हूँ, तो मैंने ये एग्जाम में नहीं होता। 3 घंटों में थोड़ा ना खेला जाता है खेल, खेल खेला जाता है यहाँ। अब ये है टेस्ट का सिग्निफिकेंस। हम काम ही नहीं करते टेस्ट के ऊपर। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो टेस्ट देने के बाद टेस्ट के ऊपर काम करते हैं? गिने चुने, मैं शायद गिन भी ना पाऊं, इतने कम, मुझे पता नहीं करते, ठीक है। स्कूल के एग्जाम हो जाए, ठीक है, और उसके बाद शांति से बैठना है। जो 11th और 12th के बीच का एक रिलैक्सिंग टाइम होता है ना, जिसमें ना एग्जाम की टेंशन स्कूल के एग्जाम की, ना 12th पे बहुत ज्यादा बर्डन अभी स्टार्ट हुआ है, तो एक जो बीच का रिलैक्सिंग टाइम है, तो हवा मस्ती में नहीं, अरे अब तो मेरे एग्जाम हो गए मैम, अब तो मम्मी मैं बस खेलूंगी, मेरे को बोलना मत, नानी के घर भेज दो मुझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टाइम तुम्हें उस चीज के लिए यूटिलाइज करना है जो तुम 11th में एग्जाम के प्रेशर और स्कूल के एग्जाम के बर्डन के कारण नहीं कर पाए। बात आ रही है समझ में? ठीक है। यस मैम। ये एग्जाम नहीं है, गेम है। ये नीट एक गेम है, खेल की तरह खेलो इसे। ऐसे सोचो कि तुम्हारे आगे किसी ने एक गेम चैलेंज रखा है बस। नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं होगी, नहीं। ये इस मेरे इतने सारे लेक्चर से मेगा आपने ये लेसन लिया कि मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक करो, यू आर अलाउड टू डू मिस्टेक्स, पर सीखना है गलती से। और सीखना सिर्फ ये नहीं कि ठीक है, अगर मेरे को ये नहीं पता था कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है ब्लड में एल्वियोलाई के टाइम पे जब एक्सचेंज हो रही होती है, मेरे को मैम मेरा ये सवाल गलत हो गया, मुझे नहीं पता था पार्शियल प्रेशर, तो मैंने अब लर्न कर लिया मैम, मैंने अब सीख लिया। नॉट ओनली दिस टाइप ऑफ लर्निंग, वो वाली लर्निंग जो अभी अभी मैं आपको लेक्चर दे रही थी कि मेरे किस तरीके के सवाल गलत होते हैं, मैं कितने सवालों पे जो मुझे ए और बी में लग रहा होता है, तो जो मुझे लग रहा होता है वो ठीक होता है, बाद में मेरे को पता लगता है वो ठीक है, पर मैं स्किप कर आई। कितने सवाल ऐसे होते हैं कि मेरे को लग रहा होता है कि ए और बी में बी होएगा, लेकिन गलत होता है, मैं अटेम्प्ट कर आई। ऐसा अपना एक कॉपी बना लो, उसमें ऐसे हेडिंग्स बना लो कि मेरी गलती होती है इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ना, मेरी गलती होती है कि मैं ए और बी में कंफ्यूज हो रही होती, तो मैं ए को टिक कर ली हूं, मैं जब जो मैंने 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मैं जो टिक करती हूँ ना वो गलत होता है। तो तुम पैटर्न पहचानो अपना। 20 एग्जाम दिए तुमने, तुम्हारे 20 के 20 में तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, तुमने जो किया वो गलत निकला 20 एग्जाम में। अब कोई पागल ही होगा जो पेपर में ये गलती रिपीट करेगा। अब तुम्हें बच जाना है पेपर में,
तुम्हें पता लग गया तुम्हारा पैटर्न ऐसा है कि जब तुम दो में कंफ्यूज होते हो तो तुम गलत वाले को ही लगाते हो, तो तुम उस क्वेश्चन से बच के रहोगे, मैं तो दूर रहोगे, या फिर तुम जब लग रहा है उस पर डबल सोचोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम ये तो हर बार ही होता है, जो टिक करो वो होता है। हर बार में कितनी बार मैं पूछती हूँ, और कितनी में भी कैसे बार, मतलब कैसे इन द सेंस कि जो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है वो दो ऑप्शन कैसे थे, लर्निंग बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, ठीक है, कंफ्यूजन किस चीज के अंदर थी, सब कुछ एनालाइज करो और हेडिंग बना के लिखो और मेरे को दिखाओ फिर वो कॉपी पर ही, मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टेप आप ले सकते हो। अब आपको पता है हर बार होता है, बस ये पता करके रुक गए हम, हमें नहीं चाहिए कि सिलेक्शन, हमें नहीं जाना आगे, तो रुकना नहीं ना ये पता करने के बाद, फिर कदम उठाना है, सॉल्व करना है इस चीज को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? यस मैम। चीखती हूँ टेस्ट दो, टेस्ट दो, लेकिन टेस्ट सिर्फ देने के लिए नहीं दिया जाता, टेस्ट का सिग्निफिकेंस ही ये है। कितने कितने बच्चों ने अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी तैयार कर ली है? मैंने एक बार बनाई है। मैंने क्लास में 5 बार ये बात बताई होगी कि अपनी गलतियों की एक कॉपी बना लो। आई डोंट नो, ठीक है, जिन्होंने बनाई है दे कैन व्हाट्सएप मी, वो मुझे बता भी सकते हैं, ताकि मेरे को पता चले, मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ कौन बच्चा किस स्थिति में है, कितना सीरियस है, मेरी बातों को कितना ध्यान से सुनता है, उस बच्चे के तरफ मेरा भी तो नजरिया वैसा ही बनेगा ना फिर। आज क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, मैं 35 सबको एक सा पढ़ा रही हूँ, लेकिन सब एक सा काम नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस सब एक सा नहीं दे रहे, तो रिजल्ट भी एक सा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना मैं सबसे। पर मेरा मेरा क्या काम है, सबको एक बात बताना, मैंने सबको बताई कि मिस्टेक कॉपी बनाओ, मैं सबको बता रही हूँ कि टेस्ट दो और टेस्ट को एनालाइज करो। अब इस पूरे क्लास में से सिर्फ 5 बच्चे होंगे जो उस काम को करेंगे, वो सिलेक्शन ले जाएंगे, बाकी के 30 बैठ के मुंह देखेंगे। ये होता है, ये हर क्लास में होता है, ये हर साल होता है, ये हर बार होता है। अब ये आपका फैसला है, आपको कहाँ आना है, उन 30 में कि उन 5 में, क्योंकि सब तो नहीं करेंगे वो काम जो मैं बोल रही हूँ, मुझे भी पता है, मैं टीचर हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ, मुझे पता है, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, मुझे पता है सब नहीं करने वाले, आप लोग यहाँ हाँ भरोगे फिर नहीं करोगे, घर पे जाके वही मस्ती मारनी, वही स्क्रॉल करना। चलो टाइम नहीं वेस्ट कर सकते क्योंकि सिलेबस का बर्डन है बहुत ज्यादा, बर्डन इन द सेंस मतलब हमें सिलेबस भी खत्म करना है, हमें समझना भी है, दो चीजें हमें एक साथ करनी है, स्कूल एग्जाम आपके आ रहे हैं। सो मैंने पेपर आप लोगों के आगे खोल रखा है, गेट बैक टू द क्लास, बिल्कुल ध्यान स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ मोना, ये सब बातें आप हमेशा पर्सनली कर लिया करो, अगर कुछ बहुत ऐसा है, और पर्सनल टाइम देने का मतलब ये है कि मैं बच्चे से जेन्युइनिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कि बच्चा अपनी तरफ से सीरियस एफर्ट मार रहा है, तब उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी बच्चे को टाइम का इशू है, कह रहा मैम मेरे को टाइम का, एक बच्चे का आया मेरे पास मैसेज, मैम मेरे को टाइम का इशू है, मैंने पूरी सी कहानी सुनी उसके टाइम के इशू की, क्या रीजन थे भाई उसके टाइम के इशू के, मतलब बच्चे के पास बहाने की लिस्ट है टाइम के इशू के लिए, खुद से कोई एफर्ट ही नहीं है, तो वहां मैं क्या मैनेज करवाऊंगी टाइम। जहां आपके पास बहाने की लिस्ट नहीं है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, वहां आ जाओ, मेरे पास टाइम का इशू है, आई विल रिजॉल्व इट, करो मैसेज, करो कॉल, ठीक है। टेस्ट में टाइम का इशू है, ठीक है मोना, देख उसमें भी बात करेंगे, उसमें भी बात करेंगे इस टाइम का इशू, ये भी टेस्ट की एक क्या बोलते हैं, अभी मैं बहुत सारी आपको बता रही थी ना, टेस्ट में एनालाइज करनी है, मिस्टेक्स एनालाइज करनी है, पैटर्न एनालाइज करने हैं, ये जो टाइम आपने बोला ना, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये भी आपको सीखना है टेस्ट देने के बाद ही। जब मैंने अपनी जिंदगी में पहला मॉक दिया था, फर्स्ट मॉक ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ था और मैं रोते हुए बाहर निकली हॉल से कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक टॉपर ऑफ द क्लास उसका पेपर नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, पर सीखना है। अब एक बच्चा रो के बाहर निकल गया, लेकिन उसको पता है उसका टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं होता, लेकिन वो वहीं रुक गया। एक बच्चा ये है कि उसने सोचा कि मेरा कंप्लीट नहीं होता पेपर, अब मुझे सीखना है कि कंप्लीट कैसे करते हैं, वो सीखने की चाह अंदर होनी चाहिए। द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, आस्क मी द डाउट, कौन से सवाल में डाउट है फटाफट पूछो, देन आई हैव टू बिगिन द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी 41, मतलब वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक सो नीड टू डिस्कस इट, एनीवन, सिंपल, ठीक है। 42 बताओ, 42 43 पेपर आपके सामने, हाँ आप लोग मुझे उधर पोज कर देना जिस क्वेश्चन में आपका डाउट है, देखो मैं पेपर ओपन कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर सही बता रहे हो आप लोग, कंडक्टिंग पार्ट उसका आंसर है। आप मेरा पेपर आपके सामने, पहले आप मेरे को वो बताओ जिस सवाल में आपको डाउट है। देखो एक सवाल मेरे को लग रहा था, बाकी तो कुछ ऐसा लगा नहीं था। हाँ अंजलि पूछो, कौन सा क्वेश्चन नंबर
मैम 44 क्वेश्चन। 40 40 ठीक है मैम 44। 44 46 44। ठीक है, एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ। ओके, पहले 44 देखिए। 44 तो बहुत सिंपल है बच्चे, ठीक है M5 लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में देखो आपको जो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, लर्निंग बेस्ड है बेटा ये। सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, आपके एल्वियोलाई की सरफेस डैमेज होने लगती है। मैम 48। क्वेश्चन नंबर 48, 46, 43। एक बच्चे का 43 और 43 देख लेते हैं। 43 देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों का रिवीजन क्लास लिया था उसमें डिस्कस किया था। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था पर गलत दे रखा था। देखो यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन ही आ गया। देखो, अर्थवॉर्म किससे रेस्पायर करता है बच्चे? अर्थवॉर्म तो स्किन से रेस्पायर करता है। ठीक है, मोइस्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और फिशेस। भाई आर्थ्रोपोड है, ठीक है, आर्थ्रोपोड के लिए ट्रैकिया बोलते हैं, लेकिन एक्वेटिक है ना भाई, एक्वेटिक है तो एक्वेटिक है तो गिल्स होगा उनमें। ठीक है, तो बी और सी का गिल्स हो गया। वैसे फ्रेमिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, दो ऑप्शंस के लिए एक इसमें कॉलम दे रखा है, पर खैर जो जिस तरह से दे रखा है उसी तरह से देखते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स किससे करते हैं? ट्रैकिया, लंग्स। ठीक है, ट्रैकिया से सॉरी लंग से करेंगे। डी का अपना फर्स्ट हो जाएगा। इंसेक्ट किसे करेंगे? मैच कर लेना। देखो जो भी इंसेक्ट ट्रैक कैसे करते हैं। इंसेक्ट किस में आ गए भाई? इंसेक्ट आर्थ्रोपोड में आ गए ना। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा ही तो है। आर्थ्रोपोडिया में क्या है? ट्रैकिया, ट्रैकिया ट्यूब्स, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड था इसलिए इसका गिल्स हुआ। ए का क्या हो गया बच्चे? फोर्थ हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये होगा 43। उसके बाद है 46 एंड 48। ओके 46 बोस इफेक्ट का, बोस इफेक्ट का क्वेश्चन है। देखो क्या इसका बोस इफेक्ट क्या होता है? ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। ठीक है, सिग्मोइड कलर का, सॉरी सिग्मोइड शेप का, एस शेप का। अब बोर शिफ्ट क्या है? बोर शिफ्ट है लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट होता है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कर्व जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है वो बोर शिफ्ट कहलाता है। बोर शिफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट। लेफ्ट साइड में शिफ्ट यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो रिश्ता है वो कमजोर हो रहा है। बोर शिफ्ट का मतलब क्या है? बोर शिफ्ट का मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है ना इन दोनों में, वो क्या हो गया है? वीक हो गया है। इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन वीक हो रहे हैं, इनका रिश्ता कमजोर होता है, टूट रहे हैं। टूटेंगे, ये अलग अलग होंगे एक दूसरे से, डिसोसिएट होंगे। क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे। अब आपको इसमें इन चारों ऑप्शन में वो कंडीशन चुननी है जिस कंडीशन पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का रिश्ता कमजोर पड़ता है। ठीक है, किस किस कंडीशन में कमजोर पड़ता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसने क्या बोला है बेटा? ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर, लेकिन पार्शियल प्रेशर जब कार्बन मोनोऑक्साइड का इंक्रीज होता है, एक तो यहाँ पे वो मिस है पॉइंट। ठीक है, एक तो यहाँ पे पॉइंट मिस है इंक्रीज का। दूसरी बात क्या है? बोर शिफ्ट जो है, बोर शिफ्ट जो हम पढ़ते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि बोर शिफ्ट हमें नॉर्मली होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम नॉर्मली इनहेल नहीं करते ना। आप हीटर चला के सो जाओ, आपके रूम में कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप हीटर चला के सो जाओ, आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, वो क्या है? एक अबनॉर्मल कंडीशन है। एक अबनॉर्मल कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर बढ़ गया और आपका ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने लगा। ठीक है, बात आपकी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से फर्क पड़ता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पे, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं पड़ता। बोर शिफ्ट हम में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ह्यूमंस के अंदर बोर शिफ्ट होता है, ह्यूमंस के अंदर क्लोराइड शिफ्ट भी होता है। ये आपने जब पढ़ा होगा, चैप्टर तो पढ़ा होगा, बोर शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ये नॉर्मल शिफ्ट है, ये नॉर्मली हमारे अंदर होते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो नॉर्मल हम इनहेल नहीं करते, पर बोर शिफ्ट हमारे में नॉर्मली होता है, तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और बोर शिफ्ट रिलेटेड नहीं है। हमें ऑक्सीजन और क्या हमें कभी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का रिश्ता कमजोर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। जब टिश्यू के पास ब्लड जाता है तब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अगर सख्ती से जुड़े रहेंगे तो टिश्यू को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? उस वक्त बहुत जरूरी है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो रिश्ता है वो कमजोर पड़ जाए और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकल के टिश्यू में चली जाए, उस वक्त ये जरूरी है। उस वक्त बोर शिफ्ट होता है। और उस वक्त क्या होता है? उस वक्त जो है CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है, टिश्यू में एकदम CO2 के बहुत सारे बुलबुले बने हुए होते हैं। वो CO2 प्रभाव डालती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बॉन्ड पे और वो ऑक्सीजन को हटाती है और खुद जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ। प्लस उस टाइम पीएच जो है वो भी लो होता है, H प्लस कंसेंट्रेशन हाई होता है। बेटा बोर शिफ्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुमने रिवीजन क्लास मिस किया था तो दोबारा बता देती हूँ, वहां पे मैंने एक सीक्रेट बताया था, इसे तुम कॉपी में लिख लो चाहे एनसीईआरटी में लिख लो।
इसको लिख लो, तुम कहीं भी लिख लो, इसे लिख लो, ठीक है। इसे लिखने के बाद तुम्हें इन सवालों में कंफ्यूजन नहीं होगा। किन सवालों में? ये जो सवाल आते हैं ना कि H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी, पीएच क्या होगी, फलाना ढिमकाना करके अजीबोगरीब डराने की कोशिश तुम्हें की जाती है, तुम डरोगे नहीं। ये देखो यहाँ पे मैंने 4 शब्द लिखे हैं, तुम्हें समझ में आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों शब्दों का मतलब सेम है, इक्वल है। चाहे मैं बोलूं CO2 का प्रेशर ज्यादा, चाहे मैं बोलूं पीएच कम, चाहे मैं बोलूं H प्लस ज्यादा, चाहे मैं बोलूं PO2 कम, सेम थिंग, सेम थिंग। इन सारी चीजों में, इन सारे कंडीशंस में क्या होता है? बोर शिफ्ट होता है। इन सारे कंडीशंस में बोर शिफ्ट होता है। इन सारे कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग होते हैं। और इनकी उल्टी कंडीशन कर दूंगी तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ेंगे। और इनकी उल्टी क्या है? CO2 को कम कर दिया, पीएच को ज्यादा कर दिया, H प्लस को कम कर दिया और ऑक्सीजन को ज्यादा कर दिया। इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ेंगे और इन परिस्थितियों में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटेंगे। ये वाली परिस्थिति कहाँ होती है? बॉडी के अंदर ये स्थिति कहाँ आती है? ये स्थिति आती है टिश्यू में। और बॉडी के अंदर ये वाली स्थिति कहाँ आती है? ये स्थिति आती है एल्वियोलाई में। इस सवाल में, इस तरह के सवाल में, सिर्फ इस सवाल में नहीं, इस तरह के सवाल में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। इसको याद रखना है बस कि जब इनमें से कोई भी स्थिति होगी तो बोर शिफ्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। इनमें से कोई भी स्थिति होगी तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ेंगे, यानी कि एसोसिएशन होगा, यानी कि राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट माने, लेफ्ट शिफ्ट माने टूटना। कौन टूट जुड़ रहा है यहाँ पे? यहाँ कौन टूट जुड़ रहा है? मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बोलो। हीमोग्लोबिन। ठीक है, और क्वेश्चन बोलो। क्लियर हो गया? किसने पूछा था क्वेश्चन 46? यस मैम। ठीक है, लेकिन 48 बताना है। बुक में हाँ लिखा है जी, कि ऑक्सीजन एसोसिएशन तब होती है जब सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा हो और बाकी सारी कंडीशंस कम हो। जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, ठीक है, और बाकी कंडीशन कम ही दिख रही है आपको। भाई H प्लस कम है तो पीएच तो ज्यादा ही होगा ना, ये तो जेन्युइन अंडरस्टूड है। ओके मैम, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। इन टिश्यूज हाई कंसेंट, अब आप बताओ, ये मैं नहीं बता रही, अभी अभी मैंने आपको ये बताया है, समझाया है। 48 आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे। किसने पूछा है? मेघा ने पूछा। मेघा ट्राई टू आंसर इट, कोशिश करो। टिश्यू के अंदर देखो, आप सवाल, आप जवाब पे पहुंचो। बच्चे एसी में कंफ्यूज है। ये भी दिया है कि तुमने आंसर 48 का आंसर देना चालू करो सब। हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा बताइए। देखो CO2 ज्यादा बताइए। इन दोनों में से कौन सा केस में चली जाऊं मैं? फर्स्ट में जाऊं कि सेकंड में जाऊं? मैम फर्स्ट में। चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में हमें पता है क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटते हैं। पढ़ो, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन। गलत। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उन्हें तो टूटना है। अगला दोबारा इंक्रीज से शुरू हो रही है स्टेटमेंट, पहले ही काटा मार दो। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, बात कुछ दमदार लग रही है। बट इंक्रीज इट्स एफिनिटी टू हाइड्रोजन। चलो तुम्हें ये बात नहीं भी पता तो यहां तक तो पता है कि ये आधी जो बात लिखी है वो सही है। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बात भी गलत है। एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए बढ़ती है और ऑक्सीजन के लिए घटती है। ये हाइड्रोजन क्या है भाई बच्चे? ये तुमने अभी मुझे बोला मैडम फर्स्ट केस में चले जाओ, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 लिखा है तो मैडम आप फर्स्ट केस में चले जाओ। फर्स्ट केस में H प्लस बताओ ज्यादा है कि कम है? फर्स्ट केस में H प्लस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो H प्लस ज्यादा है तो ये ज्यादा H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। और हीमोग्लोबिन को क्या करेगा? एसिडिफाई करेगा। हीमोग्लोबिन को क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को एसिडिफाई करेगा। अब देखो ये सवाल तुम्हारा कैसे सोल्व हुआ? ये सवाल तुम्हारा इस फॉर्मूले से सोल्व हो रहा है जो ऊपर यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से हो रहा है ना, इस फॉर्मूले से सोल्व। इस तरह का इस तरह का हर सवाल 48 और 46 जैसा हर सवाल इसी फॉर्मूले से सोल्व होगा। इसको लिख लो। अब जिसने लिख लिया उस बच्चे ने काम हो गया इजी, ठीक है। जिसने नहीं लिखा अभी भी जो आलकस में है कि किताब और पेन नहीं उठाया जा रहा, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। अगला सवाल कौन सा पूछ रहे हैं बच्चे? लास्ट क्वेश्चन एक 53 की डिमांड आई थी, राइट? 53 कृतिका पूछ रही है 53 और बता देते हैं भाई 53।
ठीक है, क्या है भैया? एनसीईआरटी का डायग्राम है ये कृतिका। एनसीईआरटी में है क्या ये डायग्राम बच्चा लोग? यस मैम। यस क्या लिख रखा है उसमें? बेसमेंट सब्सटेंस। बेटा Yes, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, substance. इसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है। बेसमेंट सब्सटेंस बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। चलो क्लियर है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं भैया हम। सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था तुम्हारा, ठीक है। अभी इसमें मुझे नहीं पता तुम कहाँ पे नंबर उड़वा के आए हो, लेकिन तुम्हें तो पता होगा, और तुम्हें पता होना ज्यादा जरूरी है। तो अपना देखो कि कहाँ पे गड़बड़ करके आए हो, और फिर वहां पे ये देखो कि क्यों गड़बड़ हुई, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ, एनालिसिस करे बिना काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। चलो, हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया था इसमें, कि कैसे मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो रही है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चा लोग, यस मैम। ठीक है। मेम्ब्रेन कैसे डीपोलराइज हो रही है, कैसे तुम्हारे दिमाग ने संदेश भेजा सेल को, कौन सी? हाथ की मसल को भेजा था, जिसने कॉपी को उठाया था, फोन को छुपाया था, याद आ रहा है? ठीक है। तो उस सेल के ऊपर सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, उस सेल पे पोलैरिटी चेंजेस होती हैं। पोलैरिटी चेंजेस कैसे होती हैं भाई? जैसे सिग्नल आता है, सोडियम के चैनल खुल जाते हैं, सोडियम अंदर जाता है, अंदर सोडियम जाएगा तो सोडियम के ऊपर तो प्लस चार्ज होता है। इतनी केमिस्ट्री तो मैम हमें आती है, हमें पता है Na प्लस होता है, Na माइनस नहीं होता। तो जब सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर की जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगी। इसे ही डीपोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा मैडम, अब जैसे बैटरी में प्लस माइनस होता है वैसे ही मेम्ब्रेन में हो जाता है? बिल्कुल वैसे ही होता है। तुम्हारी जैसे सेल की बैटरी होती है, उसमें एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड होता है ना, और उसकी एक वोल्टेज होती है। कहीं भी एक प्लस एंड और एक माइनस एंड होता है तो उसकी वोल्टेज होती है। तो ऐसे ही तुम्हारी सेल की वोल्टेज होती है। अब सेल की वोल्टेज कितनी है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन? कितनी है, कौन बच्चा बताएगा? जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, यानी कि जब सोडियम अंदर आ गया, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आ गया, सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, और अंदर मेम्ब्रेन प्लस हो गई और बाहर से मेम्ब्रेन माइनस हो गई, इस दौरान मेम्ब्रेन की वोल्ट कितनी है? कितनी वोल्ट की है मेम्ब्रेन? -70 मिलीवोल्ट। वो इस कंडीशन में है जब अपन रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, जब संदेश नहीं आया है। यहाँ पे कितनी है? +30 मिलीवोल्ट। यहाँ पे है +30 मिलीवोल्ट। -70 हरदीप बच्चे जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ है। ये आपको याद करने हैं। आपको याद करना है कि जब सिग्नल नहीं आया, जब तक सिग्नल नहीं आया, जब तक मम्मी की आवाज आई नहीं, तब तक की कहानी है ये। जब तक मम्मी की आवाज आई नहीं तब तक तुम चैन से फोन चला रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कब इंस्टा में खोए हुए हो। और मम्मी की आवाज से सिर्फ ये हुआ कि तुम्हारा इंस्टा बंद हो गया, तुमने फोन फटाफट छुपा दिया और कॉपी पकड़ ली हाथ में, ये हुआ, ठीक है। जब तक मम्मी की आवाज नहीं थी तब तक तो तुम रेस्ट में थे ना, तुमने कोई एफर्ट कर नहीं रखी थी, रेस्ट में थे तुम। वो है रेस्टिंग पोटेंशियल। जब सिग्नल नहीं आया, तो जब सिग्नल नहीं आया तब वोल्टेज है -70 मिलीवोल्ट। अब आ गया सिग्नल, मम्मी की आवाज आ गई, मम्मी बोली बच्चे मैं आ रही हूँ चेक करने, छुट्टी लिए तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, देख तो लूं कमरे में जाकर। मम्मी चेक करने आ रही है। अब तुम्हारी मेमोरी एकदम जागरूक हो गई, सतर्क हो गई, उसके सोडियम के गेट खुल गए हैं, सोडियम अंदर जा रहा है, तो अंदर प्लस चार्ज बाहर माइनस चार्ज। इस दौरान जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। देखो नाम में ही काम छिपा है। जैसे ही सोडियम अंदर आता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। ये सब क्यों हो रहा है? ताकि तुम एक्शन परफॉर्म करो। तुमने एक्शन परफॉर्म किया ना, इसलिए इस पोटेंशियल का नाम दिया गया एक्शन पोटेंशियल। सिग्नल के आने पे तुमने एक्शन परफॉर्म किया, इसलिए उस दौरान जो पोटेंशियल है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सिग्नल आने से पहले तुम रेस्ट में पड़े हुए थे, इसलिए उस दौरान जो पोटेंशियल था उसको बोला रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, एक्शन पोटेंशियल इज +30 मिलीवोल्ट। ये बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, याद रहेगा आप सबको। रेस्टिंग पोटेंशियल से पूछेगा तो कितनी बताओगे? -70 बताओगे, और एक्शन पोटेंशियल पूछेगा तो कितनी बताओगे? +30 बताओगे, ठीक है। चार्ज तुम्हें याद रहना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल इस पोटेंशियल को बोल रहे हैं, लेकिन मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन को बोल रही हूं मैं डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन को बोल रही हूँ डीपोलराइज्ड, ठीक है ना। जैसे कि तुम्हारी मम्मी है, पर सबके लिए तो मम्मी नहीं है ना, उनका एक अपना नाम भी है, ठीक है ना। तो हर बंदे की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो पोटेंशियल के टर्म्स में देखोगे तो एक्शन पोटेंशियल, लेकिन मेम्ब्रेन की पोलैरिटी के टर्म्स में देखोगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड बोलोगे। ऐसी मेम्ब्रेन जिसके ऊपर सिग्नल आ चुका, जिसके सोडियम के दरवाजे खुल चुके, वो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड। अब तुमसे कोई पूछ ले डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन की पोलैरिटी बता दो भाई, बाहर कौन सा चार्ज है, अंदर कौन सा चार्ज है, तो बता देना कि भाई सोडियम जो है वो प्लस चार्ज का है, प्लस चार्ज की चीज अंदर जाएगी तो अंदर प्लस ही आना है,
और बाहर माइनस। और ये कौन सा अंदर बाहर बात कर रही हूं मैं? बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, और अंदर अंदर मतलब साइटोप्लाज्म, सेल की बात कर रही हूँ, सेल की। साइटोप्लाज्म की तरफ पूरी मेम्ब्रेन पे प्लस चार्ज और बाहर माइनस चार्ज। क्लियर? ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, अब पढ़ते हैं सिनेप्स। सिनेप्स पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, No, ma'am. थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। ये तो बताया था कि ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। हाँ, डिटेल नहीं बताया जो मैं बताऊंगी। Yes, ma'am. नो मैम, यस मैम, है ना? मैम ने कह दिया तो हाँ, मैम ने कह दिया तो ना, ऐसा होता है क्या? फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, याद है? कुछ याद आ रहा है बच्चे? मैं सच में पूछ रही हूँ, मतलब तुम्हें रियल में याद है कि एकदम उड़ गया? तो बोल दो मैडम, उड़ गया, बहुत स्ट्रेस है मैडम, बस मैम उड़ गया, क्या करें? खाली आपकी क्लास थोड़ी है हमारे पास, आपके पास तो खाली बायो पढ़ाने के लिए, पर हमें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। स्कूल वाले हमें अलग से डरा रहे हैं, ठीक है? आप कहते हो अवंती का टेस्ट दो, ऊपर से आपने एनालाइज के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दे दिया है कि अब हमें ये है कि टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज भी करें। अगर ऐसा तुम फील कर रहे हो तो इट्स नॉर्मल, सब करते हैं, ठीक है? लेकिन इसको तुम बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि ये बर्डन है। तुम रिपीट ही मत करो, तुम्हारा दिमाग भूल जाएगा कि उसको कोई काम भी करना है। दिमाग को बर्डन फ्री रखो पहले, तो तभी तो काम कर पाओगे ना, टेस्ट भी तभी दे पाओगे, एनालाइज भी तभी कर पाओगे। ठीक है, अब है तो है भाई, 3 सब्जेक्ट है तो है, सबकी क्लास लेनी है तो लेनी है। मेडिकल तुमने लिया था, सपना तुमने देखा था, क्या करे? जब कदम रखा था तभी पता होना चाहिए था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी इधर, ये तो फील्ड ही है मेहनत करवाने वाली। तुमसे तुम नहीं करोगे तो तुमसे करवाएगी, ऐसी फील्ड है। हाँ, करना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल सही सवाल। ठीक है, तो सिनेप्स क्या है बच्चे? सिनेप्स एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। फिजियोलॉजिकल कनेक्शन मतलब जैसा आपके और मेरे बीच एक कनेक्शन है। मैं अभी आप लोगों को लाइव देख नहीं रही हूँ, मुझे आप लोगों की शक्लें नहीं दिख रही, आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए, आप कहीं दूर हो, मैं कहीं दूर हूँ, फिर भी हमारे बीच में एक रिश्ता है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल वैसा ही सिनेप्स है। और देखो रिश्ता भी कितना इंपॉर्टेंट है, कि मतलब मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, समझना है और सीखना है, मतलब एक एक इंपॉर्टेंट आपके करियर का हिस्सा है ये रिश्ता। टीचर स्टूडेंट का ये जो बॉन्ड है, ये आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही सिनेप्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, आपके दिमाग ने कुछ कहा और आपके हाथ को संदेश पहुंचाना है तो सिनेप्स से चलते आएगा। ठीक है, तो सिनेप्स क्या करता है? सिग्नल ट्रांसफर करवाता है, लेकिन यानी कि कनेक्शन है ये, लेकिन ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है कोई, एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या? कि ये तुम्हारा मान लो एक एक्सोन है, ठीक है? ये एक एक्सोन बनाया मैंने, ये थोड़ा सा एक्सोन गंदा बन गया अपना, कोई बात नहीं। ये एक्सोन है तुम्हारा एक, ठीक है? और लेट सपोज इस एक्सोन के बाद एक नेक्स्ट एक्सोन लगा है, नेक्स्ट जो है न्यूरॉन लगा है, तो पहले यहाँ डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है? फिर साइटोन होगा और उसके बाद एक्सोन आ रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे इस एक्सोन ने सिग्नल दिया डेंड्राइट्स को, फिर डेंड्राइट से सिग्नल साइटोन में गया, साइटोन से फिर एक्सोन में, और फिर अगले न्यूरॉन तक जाएगा। अब ये जो सिग्नल ट्रांसफर हुआ यहाँ इस एक्सोन से इस डेंड्राइट का जो सिग्नल ट्रांसफर हुआ, इसे बोलते हैं सिनेप्स। इस रिश्ते को सिनेप्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब हो सकता है इस एक्सोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई सेल मेम्ब्रेन हो। अगर ये एक मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन वही तो होता है ना जो सेल को सिग्नल दे। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो सेल को सिग्नल दे। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जो सिग्नल ले। आपकी ईयर पे साउंड आई थी, ठीक है, और वो आपके दिमाग तक गई, वो संदेश आपके दिमाग को गया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा वो संदेश। तो आपके कानों की जो सेल थी, उस सेल के पास एक न्यूरॉन था, उस न्यूरॉन ने वो सिग्नल लिया, तो जिसने सिग्नल लिया वो सेंसरी न्यूरॉन, फिर वो यहाँ पे इंटरप्रेट हुआ और फिर वो सिग्नल आया आपके हाथ की मसल को, तो उसने कॉपी हटाई, सॉरी फोन हटाया, कॉपी अपने हाथ में ली, ठीक है ना? यहाँ सिग्नल आया, तो इसको जो सिग्नल दे रहा, हाथ की मसल को जिसने सिग्नल दिया, वो मोटर न्यूरॉन। तो ये मैंने मोटर न्यूरॉन बना दिया। ये आपके हैंड की सेल में मसल की सेल बना दी मैंने, ये हैंड मसल सेल है। इनके बीच में जो रिश्ता है, रिश्ता कौन सा है? सिनेप्स का है। ये सिनेप्स है बच्चे, ये है सिनेप्स। अब ये सिनेप्स को 2 भागों में बांट दिया, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। वो किस आधार में बांट दिया? वो कुछ नहीं है, वो क्या है कि सबको पता है मैडम इसमें सिग्नल चल रहे हैं। अब मैं कहूं कि ये सिग्नल केमिकल की फॉर्म में चल रहे हैं तो केमिकल सिनेप्स, और मैं कहूं ये सिग्नल करंट की फॉर्म में चल रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। बात आ रही है समझ में? केमिकल वाला आप सबने पढ़ा ही है कि केमिकल की फॉर्म में सिग्नल चलता है तो क्या होता है? ये केमिकल भरा हुआ है इस वेसिकल के अंदर,
ये केमिकल भरा हुआ है, ये केमिकल, इस केमिकल को क्या बोलते थे हम? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते थे, याद आ रहा है? वो केमिकल जो न्यूरल सिस्टम में संदेश पहुंचाता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर। एक केमिकल हम, एक और कंट्रोल सिस्टम मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम बताया था ना। शरीर में पूरा कंट्रोल दो ही सिस्टम कर रहे हैं, एक न्यूरल, एक एंडोक्राइन। तो न्यूरल कंट्रोल में जो केमिकल संदेश पहुंचा रहा है वो न्यूरोट्रांसमीटर। एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल संदेश पहुंचा रहा है वो हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है, संदेश पहुंचाता है पैनक्रियाज को कि भाई बस कर, बहुत ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो पैनक्रिया से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो वहां पे क्या है? वो केमिकल हार्मोन है। यहाँ पे ये केमिकल क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है इसमें केमिकल, ठीक है। और ये क्या करता है? ये इस वेसिकल से फ्यूज कर जाता है और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल मेम्ब्रेन इसे ले लेती है, यहाँ पे अगर डेंड्राइट है तो डेंड्राइट इसे ले लेता है, फिर ये केमिकल अगले एक्सोन में। ऐसे ये केमिकल चलता जा रहा है। तो केमिकल चल रहा है तो वो केमिकल सिनेप्स। अगर मान लो केमिकल की जगह ऐसे इलेक्ट्रिक करंट चल रहा होता, इलेक्ट्रिक करंट कैसे चलता है? वन नोड ऑफ रैनवियर से अनदर नोड ऑफ रैनवियर। याद करो, ये क्या बनाया? एक एक्सोन का स्वान सेल्स बनाया, ये एक्सोन है, ये एक्सोन पे क्या है? स्वान सेल्स, ठीक है। अब बताओ करंट कैसे जंप लगाता है? पहली क्लास में बता दिया था मैंने, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर पे। ये पता होना चाहिए कि ये स्वान सेल है, ठीक है ना। इतनी बेइज्जती मत करा देना मेरी कि तुम ये भूल जाओ कि मैडम ये स्वान सेल्स थी और ये नोड ऑफ रैनवियर था। इतना सन्नाटा तो ऐसे लगा रखा है जैसे कि भूल गए हो, ये याद नहीं है। ये क्या है? दो स्वान सेल के बीच में जो खाली गैप दिख रहा है, खोपचा, Node of Ranvier. Nodes of Ranvier. और ये जो चारों तरफ लिपटी हुई है, सेल्स लिपटी हुई है एक्सोन के, ये क्या है? माइलिन शीथ। Swan cells. उदाहरण याद रखा करो, कॉपर की तार तुम्हारा एक्सोन है, और कॉपर की तार को तुम सीधा छू लोगे तो तुम्हारे करंट लग जाएगा, क्योंकि उसमें करंट चल रहा है, ठीक है ना, सिग्नल चल रहा है उसमें। इसलिए रबड़ की इंसुलेशन है उसके चारों तरफ, और रबड़ की जो इंसुलेशन है वो तुम्हारे दिमाग में इंसुलेशन किसकी है? माइलिन शीथ की। और माइलिन शीथ किसकी बनी है? स्वान सेल्स की। बात समझ आती है? Yes, ma'am. ठीक है। दिस वॉज अबाउट द सिनेप्स, न्यूरल सिग्नल जनरेशन एंड न्यूरल सिग्नल ट्रांसफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे चैप्टर का पहला हिस्सा खत्म, और अब शुरू होता है चैप्टर का दूसरा पार्ट, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैम, जब मैम ने बताया था आपको कि न्यूरल सिस्टम के अंदर हमारे पास दो भाग हैं, एक सीएनएस और एक पीएनएस। फिर सीएनएस में मैंने बताया था दो भाग है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। याद आ रहा है? वही स्लाइड है ये जो पहली क्लास में पढ़ी थी। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों को मिला के सीएनएस बोलते हैं। ये दोनों सीएनएस है, ठीक है ना, ये दोनों सीएनएस है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रहे हैं? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। एक तुम्हारे स्टमक के पास गई, कोई तुम्हारे लीवर को जा रही है, कोई इंटेस्टाइन को जा रही है, कोई तुम्हारे हार्ट को जा रही है, तो कोई तुम्हारी मसल्स को जा रही है, नर्व्स जा रही है ना, सारे ऑर्गन्स को। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया ये पूरा क्या है? पीएनएस। जो ब्लू कलर से बनाया वो क्या है? सीएनएस। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब तुम्हारे हार्ट को जो गई, जो पीएनएस की सप्लाई तुम्हारे हार्ट को गई, वो कैसी थी? वो ऑटोनोमिक थी। जो तुम्हारी मसल को गई वो सोमैटिक थी। बताना, जो तुमने रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी अभी पढ़ा है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि तुम्हारे लंग्स को जो सप्लाई जा रही है, जो नर्व सप्लाई जा रही है, वो ऑटोनोमिक है कि वो सोमैटिक है? Autonomic. ऑटोनोमिक, ठीक है। सोमैटिक सप्लाई सिर्फ वहां जाएगी जहां तुम्हारा इच्छा पे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां पे काम हो सकता है। तुम्हारी हैंड की मूवमेंट तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो सकती है, लेग्स की मूवमेंट तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो सकती है। तो जो काम तुम्हारी विल पे चलते हैं, ठीक है ना, उनको सोमैटिक न्यूरल सप्लाई है। लेकिन जो काम तुम्हारी विल के बाहर है, इनवॉलेंटरी है, तुम चाहो ना चाहो होएंगे, अपने हिसाब से होएंगे, उनको ऑटोनोमिक न्यूरल सप्लाई है। तुम्हारे हिसाब से दिल धड़कने लगवा देते तो तुम कहते बहुत आलकस आ रहा है इस टाइम, दिल अभी नहीं धड़कते, ठीक है ना। तो भगवान ने पहले ही उसे पता है आलकसी जीव पैदा होने वाले हैं,
इसलिए उसने इनवॉलेंटरी सप्लाई देके भेजी है। गलती से अगर वॉलेंटरी सप्लाई जाती तो तुम तो अपने दिल को आधे दिन धड़काते और आधे दिन सुलाए रखते उसको। बताओ ऐसा करते कि नहीं करते? तुम जरूर करते। मुझे अच्छे से पता है जिस हिसाब का आलकस तुम्हारे शरीर में समाया हुआ है, तुम अवश्य करते। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन पढ़ें इसके बारे में। तो देखो, थोड़ी सी नजर घुमाओ अपनी खोपड़ी के ऊपर, कैसी दिखती है ये। बालों से थोड़ा नीचे जाना जरा। ठीक है, बालों से थोड़ा नीचे जाओगे तो जो लेयर तुमको मिलेगी उसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा से नीचे तुम जा नहीं सकते। ठीक है, तुम तो ड्यूरा तक भी नहीं जा सकते। खैर, स्केलेटन की कवरिंग है, लेकिन अगर तुम उस चीर फाड़ दो उसको, अगर तुम स्केलेटन की कवरिंग हटा भी दो, तो जो लेयर तुमको दिखेगी, जो टिश्यू वाली लेयर तुमको दिखेगी, वो ड्यूरा मैटर है। ठीक है, ड्यूरा मैटर के बाद एक और लेयर है, दैट इज अरेक्नोइड मैटर। ये लिख रही हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। एरेक्नोइड मैटर के बाद यहाँ पे ब्लड सप्लाई है। यहाँ है ब्लड सप्लाई। इसे क्या बोला? इसे बोला पाया मैटर। पाया मैटर क्या है? पाया मैटर ब्लड है, एक तरीके से ब्लड की लेयर है, ये मान लो तुम। इस लेयर के थ्रू ब्लड की सप्लाई होती है, और इस लेयर के नीचे शुरू हो जाता है तुम्हारा रियल ब्रेन, दैट इज तुम्हारा ब्रेन का जो पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, वो पाया मैटर के नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें ब्रेन की क्रिटिकलिटीज में लेके जाऊं और हम इसमें जो बहुत सारा कंटेंट ब्रेन के बारे में लिखा है वो पढ़ें, उससे पहले सही रहेगा कि जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ तुम वो पढ़ लो। अदरवाइज तुम्हें ना याद रट्टा लगाना पड़ेगा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहाँ होता है। ठीक है, ये मैटर माने लेयर, लेयर्स है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, कोई बहुत स्पेसिफिकली मीनिंग नहीं है यहाँ पे मैटर का, बच्चे। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं बोल रही हूं कि तुम्हें ये रट्टा ना लगाना पड़े कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कहाँ होता है, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, क्या काम करता है, इसको बहुत रटना नहीं पड़े। एक पोजीशन, अगर तुम्हें लाइव पोजीशन मिले कि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी ये चीज यहाँ रह रही है, ये चीज यहाँ रह रही है, तो उससे एक क्लियर पिक्चर मिलेगी और याद करने में मजा भी आएगा और याद हो जाएगी। तो देखो, वो समझते हैं। ये जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन, ठीक है, ये क्या है? बेसिकली होलो है ये। इसके अंदर बहुत सारा होलो स्पेस है, और उस होलो स्पेस में बहुत सारा फ्लूइड भी भरा हुआ है। अब मैं पहले तो ये आप लोगों को, क्योंकि इतना तो आप लोग चैप्टर पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं भी पढ़े तो बता देते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट हैं जो सबको पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और बोल दो हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ पे आपको ये पार्ट्स बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने बनाया यहां से यहां तक फोर ब्रेन, उसके बाद ये मैंने कैनाल बनाई है, फिर ये बनाया है मिड ब्रेन, सॉरी थोड़ी सी इसमें करेक्शन, ये कर दिया इरेज, ये बनाया अपन ने मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद ये बनाया अपन ने हिंड ब्रेन। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, इसमें 2 डिविजन्स बना दिए, एक ये एक ये। ठीक है, फाइन, बन गया। यहां से लेके यहां तक अपना फोर ब्रेन है, ये अपना मिड ब्रेन और ये अपना हाइंड ब्रेन। अब कौन बच्चा मेरे को बताने वाला है, एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है द कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? मिड ब्रेन से पहले एक कैविटी होती है, एक कैनाल होती है, उसको क्या बोलते हैं? आपके एनसीईआरटी में मिड ब्रेन जहां दे रखा है वहां पे इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, सेरिब्रल एडिक्वेट। वेरी नाइस, आइटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वही क्या है? ये वही कैनाल ऑफ मिड ब्रेन है, सेरिब्रल एक्विटा। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे फोर ब्रेन का हमें पता है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं। एक तो है सेरिब्रम। सेरिब्रम अगेन डिवाइडेड है 2 हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपके ब्रेन को बीच में से काटोगे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, एक उसके बाद दूसरा पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स, आपने कभी फील किया हो, आपको अगर बहुत भयंकर जुकाम हो जाता है तो आपके सर में दर्द होता है। ठीक है, तो नाक का और दिमाग का क्या लेना देना है। यहां से आपके
ऑल फैक्ट्री लोब स्टार्ट है, जिसके जो ट्रक्ट्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, नोज तक आ रहे हैं। बेसिकली क्या है, एक बल्ब है, इस तरह बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसे ट्रफ्ट बोलते हैं। ये है बल्ब, ठीक है ना, और ये ट्रैक्ट्स है, ठीक है। ये बेसिकली न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन सप्लाई है ब्रेन और नोज के बीच में भी। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। एंड द थर्ड पार्ट इज डायंसिफेलोन। अब ये जो नाम मैंने लिखे हैं ये आपके एनसीईआरटी के नाम से थोड़े अलग हैं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, फोर ब्रेन खोलोगे, तो वहां पे आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस तरीके का डिवीजन मिलेगा। लेकिन बच्चे को आज तक समझ में ही नहीं आता कि साला ये थैलेमस क्या है, ये हाइपोथैलेमस क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, हमें नहीं पता लगता, पोजीशन नहीं पता लगता, हम रटते रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड ये, ठीक है। तो उस चीज को क्या करना है, उस चीज को हमें क्लैरिफाई करना है सिंपल डायग्राम से। तो आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है, फोर ब्रेन के तीन पार्ट है, सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायंसिफेलोन। एनसीईआरटी क्या करती है, चीजों को छुपा देती है आपसे चीजों को छुपा देती है। अब देखो डायंसिफेलोन क्या है, ये डायंसिफेलोन है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये डायंसिफेलोन है, ठीक है। ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं इनके पार्ट्स भी नहीं लिख रही, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आज फोर ब्रेन की। तो हमने देखा दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक ऑल्फैक्टरी लोब है, और एक हमारा क्या है, एक हमारा डायंसिफेलोन है। डायंसिफेलोन क्या है, बेसिकली डायंसिफेलोन को अगर मैं डिटेल व्यू इसका दिखाऊं तुम्हें, एनलार्ज करके थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो ये डायंसिफेलोन है। डायंसिफेलोन की जो छत है, डायंसिफेलोन की, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिथैलेमस। डायंसिफेलोन की जो दीवारें हैं डायंसिफेलोन के अंदर, लेटरल पार्ट्स ऑफ डायंसिफेलोन की जो दीवारें हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। और जो फर्श है डायंसिफेलोन का जो फर्श है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसी डायंसिफेलोन की छत के ऊपर, मैं इसको इरेज कर रही हूं एक बार, इसकी छत के ऊपर यहां पे एक ग्लैंड लगी हुई है, जिसको आप लोग काफी सुना भी होगा नाम, पीनियल ग्लैंड। और इसकी फर्श पर हाइपोथैलेमस के भी यहाँ पे ग्लैंड लगी हुई है, जिसको हमने बोला पिट्यूटरी। नाम सुने हैं? हाँ, Yes, ma'am. इस फिगर को आप लोग उतार लो कहीं कॉपी में या लिख लो, ये आपको एक क्लैरिफिकेशन देगा इन सुने हुए नाम के अनसुने किस्सों के बारे में। क्या बोल रही हूं मैं, ये जो सुने हुए नाम है, इनके जो अनसुने किस्से हैं, उसका क्लैरिफिकेशन देगा डायग्राम, कि बेसिकली थैलेमस है कहाँ, हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड क्या है, कुछ नहीं है। डायंसिफेलोन की फर्श है, छत है, दीवारें हैं। डायंसिफेलोन फोर ब्रेन का ही एक हिस्सा है, इसके ऊपर लगा है पीनियल ग्लैंड, नीचे लगा है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर बॉस यहाँ तक? Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर। चलें आगे। मैम इसके ऑपोजिट में उसको क्या कहेंगे? अपोजिट बोले तो कौन सा अपोजिट? मैम थैलेमस के पीछे वाला जो पार्ट है उसको कुछ नहीं बोलते? भाई एक कमरे में एक छत होती है, एक फर्श होता है और एक दीवार होती है। ये एक रूम बनाया मैंने, अब मेरे को अपोजिट समझा दो, इसमें कौन सा अपोजिट बात कर रहे हो आप? मैम ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ऑपोजिट अरे बाप रे, इसको तुम 2D मत समझो, ऐसा तो नहीं पूछ रहे मेरे से मैम ये 2D फिगर है, इसका पीछे ये बता दो, ये तो Yes, नहीं पूछ रहे बेटा जी, 3D है ये, ओके मैम, ठीक है। ओके मैम। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो तुमको पढ़ना है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, अब हमें डिटेल में पढ़ना है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, डिटेल में पढ़ना है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो चलो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पढ़ लेते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, इसके अंदर हमारे 4 पार्ट है। दे रखे क्या इसमें? नहीं दे रखे, चलो कोई नहीं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमारे 4 पार्ट है। देखो पॉइंट नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रम के ही हिस्से हैं, पूरा का पूरा सेरिब्रम, यानी कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसा आप इस फिगर में देख भी सकते होंगे, ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं बेटा, इनकी जो सरफेस है ना,
वो स्ट्रेट नहीं है, वो ऐसे वेवी है, इनकी सरफेस जो है वो वेवी है। तो इस वेव में ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसको बोलते हैं सल्काई, और ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं गायराई। ये सल्काई है, ये गायराई, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट कैसे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आगे वाला पार्ट इसको बोलते हैं फ्रंटल, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पैराइटल, साइड में 2 पार्ट्स हैं, दैट इज अबोव योर ईयर, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल, और जो पोस्टीरियर पार्ट है देयर इज कॉल्ड ऑसिपिटल। लोकोमोशन का क्लास किस किस बच्चे ने लिया था? लोकोमोशन का क्लास किस किस बच्चे ने लिया था? जिस बच्चे ने लिया था उसे पता होगा। देखो पोस्टीरियर में लिखा है ना, पोस्टीरियर पार्ट को ऑसिपिटल बोलते हैं, या ऑसिपिटल बोन होती है, और ऑसिपिटल बोन के 2 एंड होते हैं। कौन बताएगा इन एंड को क्या बोलते हैं? Occipital condyle. अरे occipital condyle, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, वेरी नाइस। जुड़ रही है चीजें, देखो, क्योंकि हम एक ही इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन अलग अलग नहीं है, सब एक है, क्योंकि तुम एक ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड इन आवर बॉडी। कोई ऐसा नहीं सिस्टम अलग से काम कर रहा है, सब कंट्रोल में रेगुलेटेड। यहां तक बात समझ में आई? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट, ठीक है। अब 4 पार्ट तो तुमने देख लिए, तुमने सरफेस भी देख ली, नाम भी दे दिया तुमने, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा अगर डीप जाओगे, मतलब तुम अंदर से देख रहे हो उसको, तुम जो पार्ट्स है ना, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पार्ट्स है, तुम इसे अंदर से देख रहे हो। तो जब तुमने अंदर देखा तो तुम्हें पता लगा कि इसके अंदर तो रहता है सीएसएफ। सीएसएफ क्या है? सीएसएफ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये हमारी ड्यूरा मैटर थी, अरे यार, ये हमारी ड्यूरा मैटर थी, फिर अरेक्नोइड मैटर, फिर पाया मैटर। मैंने क्या बोला था? ब्लड की सप्लाई है। अब ब्लड, जैसे कि जब ब्लड टिश्यू के पास आता है तो कुछ ब्लड का हिस्सा छन जाता है, और उस छने हुए हिस्से को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, याद है? मैंने बताया था कि जब टिश्यू के पास ब्लड आता है, ब्लड कैपिलरी से कुछ ब्लड छन जाता है, वो टिश्यू के चारों तरफ रहता है, शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है, फ्रिक्शन से बचाता है टिश्यू को। अदरवाइज सोचो कैसा होता, कोई फ्लूइड टिश्यूज के बीच में ना होता तो टिश्यू ऐसे एकदम सटे हुए होते, उनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाता। तो एक फ्लूइड रहता है उनको, ताकि फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो, कोई शॉक वगैरह हो तो एब्जॉर्ब हो जाए, कोई इंजरी हो तो डायरेक्ट टिश्यू तक ना पहुंचे, एक फ्लूइड है। ऐसे ही ब्रेन के अंदर ये जो ब्लड है ना, यहाँ से ब्लड का कुछ पार्ट छन गया है, और ब्रेन में ये जो छना हुआ पार्ट है, जैसे वहां बोल रहे थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या बोल रहे हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लूइड तुम्हारे सेरिब्रम में रहता है और तुम्हारी स्पाइनल कोड में भी रहता है। तुम्हें पता होगा कि स्पाइनल कोड के अंदर पानी होता है, बोलते हैं इसको कि पानी होता है, पानी नहीं होता, बेसिकली एक फ्लूइड है, ठीक है ना। लिम्फ जैसा ही एक फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसा ही एक फ्लूइड है, जो पाया मैटर से छन के आया है, ठीक है। और पाया मैटर से जहां जहां फ्लूइड छन रहा है, वहां वहां पाया मैटर ऐसी हो गई है, जैसे ये मैंने फोल्ड करके बनाई है ना, इसको बोलते हैं प्लेक्सस। फ्लेक्सस, आगे की तरफ जो फोल्ड्स हैं उन्हें बोलते हैं एंटीरियर प्लेक्सस, पीछे की तरफ जो फोल्ड्स हैं पाया मैटर के उनको बोलते हैं पोस्टीरियर प्लेक्सस। बात समझ आ रही है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, यहां तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है। yes ma'am, कहाँ पे हो तुम? कहाँ खड़े हो तुम? खड़े हो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, और तुम्हें क्या दिखा? फ्लूइड दिखा, चारों तरफ फ्लूइड दिखा, ठीक है। अब खाली फ्लूइड तो है नहीं ब्रेन में, ब्रेन में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेन के अंदर रहती है वो क्या है? न्यूरॉन्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेन में रहती है वो क्या है? न्यूरॉन्स, भाई न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स में भी हमने कई सारे पार्ट्स देखे हैं, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात याद रखनी है कि द पार्ट ऑफ ब्रेन, या फिर नॉट ओनली ब्रेन, द पार्ट ऑफ कंप्लीट सीएनएस, द पार्ट ऑफ सीएनएस, the part of CNS where cytones are in more abundance, cytones are in more abundance, are called gray matter, और इसके उल्टा the parts of CNS, वो parts जहां पे एक्सोन्स अबंडेंस में है, एक्सोन्स आर इन अबंडेंस, उनको बोला व्हाइट मैटर। अब ये दरअसल चीज क्या है, बहुत ध्यान से समझ के जाना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज चल रही है, क्लास छोड़ के भागना मत, क्योंकि व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर बार बार यूज हुई टर्मिनोलॉजी। ये देखो मैं एक टीएस ले रही हूं, तुम्हारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बीच में से काट दिया, जब काट दिया तो क्या मिला? जो काट दिया तो बीच में मिला फ्लूइड,
यहाँ मिले बहुत सारे साइटोन्स और यहाँ पे मिले बहुत सारे एक्सोन्स। हो क्या रहा है दरअसल, वो कुछ ऐसा रहा है कि साइटोन्स यहाँ है और इनके एक्सोन यहाँ इकट्ठे हैं, यहाँ पे एक्सोन्स इकट्ठे हैं ऐसे, ठीक है। इसलिए इस पार्ट को बोला ग्रे मैटर और इस वाले पार्ट को क्या बोल दिया, व्हाइट मैटर। अब तुम्हारे नीट के लिए और सीयूटी के लिए एक सीयूईटी तुम्हारा जो होगा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक्सेप्ट, लिख लो इसको, एक्सेप्ट मेडुला ऑब्लोंगेंटा एंड स्पाइनल कोड ग्रे मैटर इज आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर इज इनसाइड। बाहर की तरफ मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, हाँ सही लिखा, व्हाइट मैटर इज इनसाइड। बाहर की तरफ ग्रे मैटर मिलेगा और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर मिलेगा पूरे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर, एक्सेप्ट आपका स्पाइनल कोड एंड दिस, एक्सेप्ट आपका स्पाइनल कोड एंड मेडुला ऑब्लोंगेंटा। इन दो पार्ट्स के अंदर सिर्फ आपको उल्टा मिलेगा, बाकी सब में आपको ग्रे मैटर जो है बाहर की तरफ मिलेगा, ग्रे मैटर बाहर की तरफ मिलेगा और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इस पे एमसीक्यू बहुत बार पूछ ले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, this was your forebrain, sorry, yes, this was your forebrain and the next part is midbrain। ठीक है, तो midbrain जो और hind brain में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, 5-5 मिनट का है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है ना। तो 5 मिनट रुक जाओ, हम यहाँ चैप्टर कवर करके जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यू चैप्टर, और इसके फिर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिड ब्रेन के अंदर क्या है, मिड ब्रेन के अंदर एक तो है हमारा क्या है, चलो या फिर आप लोगों को लेट हो रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा ही टॉपिक रह रहा है वैसे बेसिकली। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। मिड ब्रेन में एक तो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया वो जो कैविटी है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पोरा क्वाड्रा जामिना, जो डॉर्सल पोर्शन है मिड ब्रेन का, यानी कि मिड ब्रेन के पीछे वाली साइड पे, मिड ब्रेन के पीछे वाली साइड पे आपको 4 ऐसे लोब्स मिलेंगे, आपको 4 ऐसे लोब्स मिलेंगे। ये लोब्स किसके हैं, न्यूरॉन्स के बने हुए हैं, न्यूरॉन्स के बने हुए हैं लोब। इन लोब्स को क्या बोल रहे हैं, इन लोब्स को बोले कॉर्पोरा क्वाड्रा जामिना, इन लोब्स को क्या बोले हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रा जामिना, ठीक है। और मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, मिड ब्रेन लोकेटेड है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में तो है, लेकिन फोर ब्रेन के कौन से पार्ट के बाद आता है मिड ब्रेन, सोचो, फोर ब्रेन के कौन से पार्ट के बाद मिड ब्रेन आएगा, देखो इस वाले फिगर में देखो, मिड ब्रेन जो है कहां से, यहां से स्टार्ट हो गया मिड ब्रेन, ये पूरा मिड ब्रेन ही है, तो डायनसिफेलोन के बाद स्टार्ट हो रहा है ना, और डायनसिफेलोन का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, जो फर्स्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्या बोलोगे, मिड ब्रेन की पोजीशन क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के बीच में रहता है, ठीक है। और अगर बात करें हम हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन के बारे में क्या है, हाइंड ब्रेन के अगेन हमारे पास पार्ट्स हैं, एक है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है लास्ट पार्ट है, सेरिबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द मूवमेंट एंड बैलेंस। आपने देखा होगा कि कोई बंदा जो एकदम टल्ली हो जाता है उसका बैलेंस नहीं बनता, वॉकिंग में, राइटिंग में, वॉकिंग में जो बैलेंस होता है, जैसे जब आप स्कूटी सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में आपका बैलेंस नहीं बनता, बट आफ्टर सम टाइम आपका बैलेंस बन जाता है, साइकिल सीख रहे हो आफ्टर सम टाइम आपका बैलेंस बन जाता है, तो वहां पे वो जो लर्निंग वाली चीज है, बैलेंस को मेंटेन करने वाली चीज है, वो कौन एक्वायर कर रहा है, सेरिबेलम। तो सारे बॉडी में पोस्चर मेंटेनेंस, ठीक है, राइटिंग में बैलेंस जो है, वॉकिंग में जो बैलेंस है, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, सेरिबेलम, ठीक है ना। तो कोई किसी ने अल्कोहल पिया, दैट मींस उसका सेरिबेलम जो है वो इनएक्टिवेट होता है। अल्कोहल किस पे फर्क डाल रही है, ब्रेन के कौन से पोर्शन पे फर्क डाल रही है, सेरिबेलम पे, ठीक है। 2 और पार्ट्स हैं इसके, मेडुला ऑब्लोंगेंटा और पोन्स। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेंटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे एंड में, पूरा ब्रेन जहां खत्म होता है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे रहता है। इसके बाद सीधा स्पाइनल कोड शुरू होती है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा के बाद, मेडुला ऑब्लोंगेंटा के बाद क्या शुरू हो गई, स्पाइनल कोड। इसका रोल क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा का क्या रोल है बेटा, इसका रोल है, इसके अंदर बहुत सारे रेगुलेटरी सेंटर है, रेस्पिरेशन के लिए रेगुलेटरी सेंटर है, सर्कुलेशन के लिए रेगुलेटरी सेंटर है, कितने सारे आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में सेंटर्स पढ़े, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा में सेंटर पढ़ा है आपने, पोन्स में भी आपने सेंटर पढ़ा है, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर्स पोन्स में भी हैं,
Pneumotaxic center. न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बिल्कुल, वेरी नाइस, ठीक है। तो पोन्स में, मेडुला ओब्लोंगेटा में क्या है, बहुत सारे चीजों के लिए रेगुलेटरी सेंटर रहते हैं। जैसे वोमिटिंग है, तो वोमिटिंग के लिए भी रेगुलेटरी सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा में है। तो यहाँ पे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उनके रेगुलेटरी सेंटर रहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स के अंदर, ठीक है। दिस मच इज इनफ फॉर द हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। एक जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी लिखती है कि मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला के ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ऐसा लिखती है, पर एक्चुअल सिनेरियो क्या है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन के पोन्स को इंक्लूड कर रहे हैं हम, और मेडुला ओब्लोंगेटा को इंक्लूड कर रहे हैं, सेरिबेलम को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ब्रेन स्टेम में, ठीक है। पर अगर एनसीईआरटी आपको ऊपर वाला ये देती है सिर्फ मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, मैम न्यू एनसीईआरटी में है ना मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लिगेंटा ही लिखा है। न्यू एनसीईआरटी में लिखा है तो बहुत सही लिखा है, ठीक है। ओल्ड में लिखा है ये, फिर आई थिंक ओल्ड वाली एनसीईआरटी में, ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो यही है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम को हम इंक्लूड नहीं करते ब्रेन स्टेम के अंदर। डन है, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पोर्शन है, इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये स्टेम जैसा दिख रहा है ना अपने को, तने जैसा दिख रहा है, ये ब्रेन स्टेम है। तो अब देख लो, इसमें सेरिबेलम नहीं आता, ये सेरिबेलम यहाँ है, सेरिबेलम यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें पोन्स आता है, मिड ब्रेन आ गया इसमें, और मेडुला ओब्लोंगेटा आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये जो है, ये पोर्शन है, ये अपना ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम के नीचे क्या शुरू हो गई, स्पाइनल कोड शुरू हो गई, ब्रेन स्टेम के नीचे से स्पाइनल कोड शुरू हो गई, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये स्पाइनल कोड है। क्लियर है? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसमें एक पॉइंट रहता है रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। और यहाँ तक आज की क्लास कैसी लगी पहले ये बता दो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, देन वी विल एंड आवर क्लास। मैम इस चैप्टर में तो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद सेंसरी रिसेप्शंस, ईयर, आई, मैम ये भी है। ये मैं बताती हूँ। ये जब आप लोगों के एग्जाम के बाद जो फ्री टाइम अगर हुआ ना, तो उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी ये आपके एग्जाम में तो नहीं आ रहा है ना, जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो एग्जाम में नहीं आ रही है आपके, एम आई राइट, स्कूल एग्जाम में? नो मैम, नहीं आ रहा। तो हम एक बार सेंसरी ऑर्गन को इसलिए स्किप कर रहे हैं, लेकिन जितना पार्ट हम कर रहे हैं याद रखना, वो पार्ट हम नीट, सीयूईटी और आपका स्कूल एग्जाम तीनों के लेवल को टच करके कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको साथ साथ वो पॉइंट्स लिखवाती हूँ उस टॉपिक में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिनेरियो से इंपॉर्टेंट है, और जो सब्जेक्टिव सिनेरियो से इंपॉर्टेंट है, तो वो तो पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है बच्चे? डन है? डन है फिर आज की क्लास? यस मैम। ठीक है, ठीक है। क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, एंड देन वी विल एंड आवर क्लास। वेलकम बच्चे, वेलकम वेलकम। ओके, पूछना था।